नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे साप्ताहिक आर्थिकी सत्र में 10 सितंबर से 16 सितंबर 2022 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की हम चर्चा करेंगे। साथ साथ उनसे संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, इन आर्थिक समाचारों को हम अलग अलग समाचार पत्रों से लेते हैं, जिससे कि बीते सप्ताह के प्रमुख आर्थिक समाचार यूपीएससी की आपकी तैयारी के लिए प्रमुख रूप से हम यहाँ पर कवर कर सकें। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और आज के हम अपने पहले यहाँ पर टॉपिक को देखते हैं, टूटे चावल का निर्यात। अगर हम चावल के निर्यात की बात करें तो आप ध्यान रखें, जब हम चावल के निर्यात की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। एक हिस्सा चावल का जो निर्यात रहता है वो प्रमुख रूप से बासमती चावल के साथ में जुड़ा होता है, और दूसरा अगर हम देखें तो गैर बासमती जो चावल का है वो हिस्सा एक तरह से भारत में निर्यात के लिए प्रमुख रूप से उपयोग होता है। और गैर बासमती में भी अगर हम देखें, जो टूटे हुए चावल हैं, अगर आप उसकी एक इमेज देखें यहाँ पर, तो ये एक तरह से टूटे हुए आपके चावल के भाग हैं, क्योंकि जब भी धान से हम चावल एक तरह से प्राप्त कर रहे होते हैं उस प्रक्रिया में बहुत सारे चावल के भाग हैं वो टूटे होते हैं। तो वो जो ब्रोकन राइस है, जो टूटे हुए चावल है, उनका निर्यात अलग से किया जाता है। यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से घोषणा ये की जा रही है कि टूटे हुए चावल का ये जो निर्यात भारत से हो रहा है इसको सरकार एक तरह से प्रतिबंधित करने वाली है, क्योंकि इसके अभी कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो भारत सरकार ने ये कहा था कि जो टूटे हुए चावल भारत से निर्यात किए जा रहे हैं उस पर हम कुछ आयात शुल्क लगाने वाले हैं। यानी सामान्य तौर पर माना यह जा रहा था कि हम चावल के निर्यात को लेकर किसी तरह के बड़े प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप ध्यान रखें, विश्व में हम चावल का इस समय सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देश हैं, और लगभग आप देखें तो भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा जो विश्व में चावल निर्यात का है वो भारत के माध्यम से ही जा रहा है। तो इस रूप में स्थितियां चावल निर्यात को लेकर काफ़ी हमारे लिए आसान थी, या कह सकते हैं हम बहुत कंफर्टेबल थे उसमें। जैसा हमने गेहूं के निर्यात की बात करी, लेकिन हम उससे पीछे हट गए। अब यहाँ पर जो स्थिति आ रही है कि सरकार की तरफ से जो टूटे हुए चावल हैं, ब्रोकन राइस है, उनके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं घरेलू कारण हो सकते हैं, तो हमें वही प्रमुख रूप से जो कारण है वो देखने हैं। साथ साथ हमें ये देखना है कि चावल के संदर्भ में जो घरेलू मांग है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित है। तो प्रमुख रूप से आप देखें, सरकार की तरफ से अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो टूटे हुए चावल के जो निर्यात की स्थितियां थी उस पर जो भी एक बढ़ी हुई स्थिति थी, सरकार थोड़ा सा विराम लगाना चाहती थी कि ज़्यादा बड़ा निर्यात टूटे हुए चावल का न हो, और इसके लिए सरकार के द्वारा 20% का एक निर्यात शुल्क लगा दिया गया कि भाई भारत से अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इस पर एक एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक शुल्क हम लगाएंगे। तो सरकार की कोशिश ये थी कि टूटे हुए चावल जो निर्यात किए जा रहे हैं, अगर वो थोड़े एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे होते हैं तो शायद इसका जो निर्यात बढ़ा हुआ है उसको हम थोड़ा सा नियंत्रित कर पाएँ। लेकिन सरकार ये देख रही है कि इसका बड़ा प्रभाव नहीं हुआ है, और इसीलिए सरकार के द्वारा अब इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और सामान्य तौर पर यह लगभग 9 सितंबर से जो प्रतिबंध है वो एक तरह से प्रभावी रूप में लागू है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े दिए गए हैं, और वो आंकड़े काफ़ी एक तरह से चौंकाने वाले हैं। देखें अगर हम आंकड़ों को, अप्रैल से अगर हम अगस्त 2022 की बात करें, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो समय है, यहाँ पर टूटे हुए चावल का जो निर्यात है उसमें 42 गुना वृद्धि हुई है। यानी अगर हम आंकड़े को देखें तो लगभग 21.31 लाख मीट्रिक टन से ये अगर हम आंकड़ा देखें तो 2019 में कितना था, केवल 0.51 लाख मीट्रिक टन। आप देखें कि एक लाख मीट्रिक टन का निर्यात भी हम 2019 में नहीं कर रहे थे, और यही आंकड़ा 2022 में देखें 42 गुना बढ़ गया है। तो बहुत तेजी से जो टूटे हुए चावल उनका निर्यात बढ़ा है, और इसमें चीन की स्थिति आप देखें काफ़ी बड़ी है। यानी जितना हम टूटे हुए चावल का निर्यात कर रहे हैं उसका जो बड़ा भाग है वो अगर हम देखें तो चीन को जा रहा है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2022 की बात करें, यानी अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, यानी 2021-22 का जो हमारा वित्तीय वर्ष निकला हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो जितना भी हम टूटे हुए चावल का निर्यात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर आप देखें चीन की स्थिति, अगर हम वित्तीय वर्ष 19 की बात करते हैं, यानी 18-19, 19-20, आप देखें बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग नगण्य थी 18-19 और 19-20 में। लेकिन 20-21 में आप देखें, यानी कोविड काल की स्थितियों में ये थोड़ा सा बढ़ा, और अब आप देखें तेज़ी से बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो स्थिति पहले सेनेगल की हुआ करती थी, अफ्रीकी देश की, अब आप देखें चीन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से इस तरह का निर्यात प्राप्त कर रहा है। तो जो टूटे हुए चावल है वो बड़ी मात्रा में अब चीन पर जा रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो निर्यात टूटे हुए चावल का हो रहा है वो चीन को हो रहा है। और ये आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष, यानी अगर हम बात करते हैं 20-21, तो 20-21 की तुलना में अगर हम देखें तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो 20-21 की तुलना में 21-22 में चीन में जो निर्यात बढ़ा है वो ज़्यादा हुआ है, और पहले नंबर पर चीन हो गया है, उसके बाद सेनेगल, और फिर वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया।
और वैसे भी अगर आप आंकड़ा देखें तो यहाँ पर अगर हम वित्तीय वर्ष बात करते हैं 20-21 की, तो जहाँ पर हम 20 लगभग अगर हम देखें तो 20 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है। ये आंकड़ा अगर हम देखें 21-22 में 38.9 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो यहाँ पर भी लगभग आप देखें 18 लाख मीट्रिक टन आंकड़े में वृद्धि हुई है। सरकार के लिए यही चिंता का एक विषय है कि एक विशेष देश यानी चीन की तरफ जो निर्यात है वो तेजी से बढ़े हुए हैं, तो वहाँ पर सरकार को इस तरह से ध्यान देना है। तो अगर हम चीन को कुल चावल आयात में देखें तो 16.34 लाख मीट्रिक टन था और लगभग 97% आप देखें टूटे हुए चावल हैं। यानी चीन को जितना भी चावल का निर्यात किया जा रहा है उसका लगभग आपका पूरा यानी 97% क्या है, टूटे हुए चावल का भाग है। यानी बासमती अन्य प्रकार के जो चावल हैं वो उतने निर्यात चीन को नहीं हो रहे हैं। तो ये पॉइंट आप जरा ध्यान रखिएगा। और चावल निर्यात में अगर हम टूटे चावल की हिस्सेदारी देखें तो अप्रैल अगस्त 2022 के दौरान यह 22.78% हो गई, जो 2019 में आप देखें केवल 1.34 था। तो सरकार के लिए यही कह सकते हैं कि थोड़ा चिंता का विषय है कि जो टोटल निर्यात हो रहा है उसमें लगभग 42 गुना की वृद्धि हो गई है। और टूटे हुए चावल जो निर्यात का भाग 2019 में केवल 1.34% हुआ करता था, वो बढ़कर 22% से ज़्यादा यानी 22.78% हो गया है। तो इसीलिए सरकार टूटे हुए चावल की निर्यात की स्थितियों को थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहती है। इसका बड़ा ये कारण है कि अगर हम टूटे हुए चावल की बात करें तो इसका प्रमुख रूप से बड़ा उपयोग कहाँ पर होता है। सामान्य तौर पर खाने पीने की प्रक्रिया में तो होता ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मुर्गी पालन में तो एक तरह से मुर्गियों के भोज्य पदार्थ के रूप में, एक फीड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ साथ अगर हम एथेनॉल के उत्पादन की बात करें तो इस तरह के जो टूटे हुए चावल है, या कह सकते हैं कि जो भी खाद्यान्न हमारा कुछ खराब हो गया होता है, उसको प्रमुख रूप से आप देखें तो उपयोग किया जाता है एथेनॉल बनाने में। तो ये जो टूटा चावल है उसका बड़े पैमाने पर भारत में उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो चाहे मुर्गी पालन की बात करें या एथेनॉल के उत्पादन में, क्योंकि ये बड़ा हिस्सा अब क्या हो जा रहा है, निर्यात। यानी आप देखें कि निर्यात के कारण प्रमुख रूप से जो घरेलू रूप में चावल का उपयोग हो सकता है टूटे चावल का, वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। सरकार के लिए सबसे बड़ी यही समस्या है। और अगर हम पूरे वित्तीय वर्ष में टूटे हुए चावल के निर्यात के आंकड़े देखें तो 18-19 में जो 12.21 लाख मीट्रिक टन था वो 300% से बढ़कर आप देखें 21-22 में 38.90 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो किसी भी तरह की निर्यात में 300% की वृद्धि अप्रत्याशित है। और इसीलिए आप देखें जो हमारे व्यापार में प्रमुख रूप से आप देखें कि जो हमारा विदेशी व्यापार की जो संस्था है, यानी अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो विदेश व्यापार के जो महानिदेशालय हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक टूटे चावल का जो निर्यात था वो एक तरह से स्वतंत्र था, आसानी से आप कर सकते थे, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं स्वतंत्र रूप में भारतीय जो निर्यातक थे वो आसानी से निर्यात कर सकते थे। लेकिन अब टूटे हुए चावल को प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड एक तरह से कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी अब एक तरह से जो भी आपका इस पर निर्यात की स्थितियां वो बैन है। तो आप एक तरह से टूटे हुए चावल का जो निर्यात है वो प्रोहिबिटेड या प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल रहे हैं। कारण यहाँ पर जो वृद्धि है वो बहुत ही अप्रत्याशित है। इस तरह की वृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और अब देखें इसका एक दूसरा कारण यहाँ पर भी छिपा हुआ है। पहला कारण तो मान लीजिए ये कि घरेलू आवश्यकताओं के लिए उपलब्धता थोड़ी सी नहीं बन रही है। दूसरा प्रमुख रूप से ये है कि घरेलू जो उत्पादन है हमारे यहाँ चावल का, ओवरऑल हम बात करें, उसमें सरकार को कुछ आशंकाएं हैं। खासतौर से अगर हम वर्तमान खरीफ सत्र की बात करें, उसमें जो बुआई हुई है चावल की, यानी जितना भी एक तरह से धान की बुआई हुई है और जो चावल का उत्पादन हो सकता है, उसके अनुमान थोड़े से यहाँ पर बहुत सही नहीं है। क्योंकि सरकार ये मान रही है कि लगभग 20 लाख हेक्टेयर कम धान की बुआई हुई है और इस आधार पर माना जा रहा है कि लगभग आप देखें 1 करोड़ टन हमारा जो चावल उत्पादन है वो नीचे जा सकता है। और बहुत खराब स्थिति हुई तो ये 1.2 करोड़ टन तक हो सकता है, और ये बड़ा आंकड़ा है। आप देखें 20 लाख हेक्टेयर एक बड़ी कह सकते हैं खेती का क्षेत्र है जो आपका धान की बुआई से अलग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो चावल का उत्पादन है अगर 1 करोड़ टन से ज़्यादा नीचे जाएगा तो आगे चलकर घरेलू जो मांग है उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास चावल पर्याप्त रूप में रहना चाहिए। तो ये भी कह सकते हैं सरकार का एक बड़ा कारण है कि ऐसा ना हो कि हम निर्यात की स्थितियों की अनुमति लगातार देते रहें और आगे चलकर हमारे पास अपनी घरेलू आवश्यकता के लिए चावल उपलब्ध न रहे और यहाँ पर चावल के मूल्य बढ़ जाएं। क्योंकि अगर हम सामान्य तौर पर गेहूं और चावल की बात करें, जो हमारे यहाँ स्टेपल डाइट या प्रमुख खाद्यान्न उपयोग किए जाते हैं, उसमें चावल का उपयोग ज़्यादा व्यापक है। तो चावल के मूल्यों की ज़्यादा वृद्धि किसी भी स्थिति में सरकार एक तरह से भारत में स्वीकार नहीं कर सकती है। और इसीलिए आप देखें टूटे हुए चावल के जो निर्यात की स्थितियाँ उसको सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो कोशिश ये है कि घरेलू बाजार में जो उसकी उपलब्धता है, वो चाहे मुर्गी पालन या एथेनॉल या
अगर मान लीजिए जैसा माना जा रहा है कि उत्पादन चावल का घटेगा, तो उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त रूप में सप्लाई उपलब्ध रहे। तो निर्यात हमारी प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता हमारी ये है कि जो भी चावल भारत में घरेलू रूप में उपयोग हो रहा है उसके मूल्य नियंत्रित रहे। सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। और जब हमने गेहूं के निर्यात को रोका था, वादा करने के बाद भी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमारी आलोचना भी करी थी, तो हमने यही बात कही थी कि हम घरेलू अपनी जो मांग है और जो घरेलू मूल्य उससे समझौता नहीं कर सकते। और शायद टूटे हुए चावल के निर्यात को हम जब प्रतिबंधित कर रहे हैं तो यही पक्ष हम ध्यान में रख रहे हैं। दूसरा आलेख देखते हैं रूसी तेल आयात के संदर्भ में। देखिए, रूस के तेल आयात के संदर्भ में जो स्थितियां हैं वो तेजी से एक तरह से वृद्धि हुई हैं। और आंकड़े यहां तक कि भारत में अगर हम टॉप 3 सबसे बड़े आयातक देशों की बात करें तो उसमें रूस एक तरह से पहुंच चुका है। तो रूस के द्वारा अगर हम देखें तो सस्ता जो कच्चा तेल का भाग है वो प्रमुख रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जितना भी सस्ता ये कच्चा तेल उपलब्ध कराया जा रहा है उससे भारत को कहीं ना कहीं एक आशा ये है कि अगर हमारे पास कच्चा तेल सस्ते रूप में आता है तो हमारी जो लागत है वो एक तरह से कम हो जाती है। तो कच्चा तेल सस्ता तो सरकार की लागत एक तरह से क्या है, कम हो जाती है। तो आयात हमारे लिए जब सस्ता है तो विदेशी मुद्रा हमारी कम उपयोग हो रही है। हमारे पास कच्चा तेल सस्ता आ रहा है तो पेट्रोल डीजल के हम मूल्य थोड़े नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं प्रमुख ऐसे भाग हैं जिस पर सरकार चाहती है कि स्थितियां हमारे नियंत्रण में रहें। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर एक तंत्र धीरे धीरे काम करने के लिए प्रयास कर रहा है और जिसे G7 के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। और इसको अगर हम अपने पीछे साप्ताहिक आर्थिकी सत्र के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने चर्चा भी किया है, जहाँ पर G7 के द्वारा आप देखें कि जो भी कच्चा तेल है उसका जो मूल्य है उसकी एक सीमा लगाने की बात है, उस पर एक प्राइस कैप लगाने की बात है। तो प्राइस कैप लगाने का मतलब ये था कि G7 ये चाहता है, और ये अगर आप देखें तो आगामी 5 दिसंबर से लागू किया जा रहा है, जिसमें G7 का ये कहना था कि भाई एक न्यूनतम सीमा होगी कच्चा तेल जिससे सस्ता कोई भी देश नहीं बेचेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये कह दिया गया कि ठीक है $50 अगर हम प्रति बैरल की बात करते हैं तो ये न्यूनतम प्राइस है, इससे नीचे अगर आप बेचेंगे तो वो स्थिति ऐसी होगी कि इससे सस्ता अगर रूस बेचेगा तो ये जो तेल एक तरह से आपका अलग अलग समुद्री मार्गों से जा रहा है वहाँ पर जो बीमा होता है वो समुद्री बीमा प्रमुख रूप से जो है वो उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। और बीमा का अगर हम देखें इस तरह से जो समुद्री कंसाइनमेंट जाते हैं उनमें जो बीमा है वो प्रमुख रूप से यूरोपीय कंपनियां उपलब्ध कराती हैं, जो 90% तक एक तरह से आप देखें यूरोप में ही है। तो अगर आपको बीमा नहीं मिलेगा तो आप समुद्री मार्गों पर इस तरह से कच्चे तेल जो ऑयल टैंकर के माध्यम से आप निर्यात करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो रूस एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव में आएगा और एक लिमिट से ऊपर वो कच्चे तेल के मूल्य रखेगा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से स्कीम लाई जा रही है जिस पर भारत भी विचार कर रहा है, तो यहाँ पर रूस उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, यानी उससे जो समस्याएं हो रही हैं रूस उसका एक विकल्प यहाँ पर दे रहा है। और रूस की तरफ से भारत को ये ऑफर दिया गया है कि हम कच्चा तेल और आपको सस्ता बेचेंगे। क्योंकि अगर हम पिछले 3-4 महीने के आंकड़े देखें तो जो सस्ता कच्चे तेल की स्थिति है वो अन्य देश भी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें कि रूस के द्वारा हमें लगभग $16 एक तरह से जो कच्चा तेल है वो सस्ता दिया जा रहा था। और ये स्थिति ये थी कि लगभग $110 प्रति बैरल का कच्चा तेल हमको सस्ते मिल रहा था। कितना? $16। तो $1 एक बैरल पर अगर हम देखें तो $16 की हमको कमी यहाँ पर मिल रही थी। प्रमुख रूप से ये जो डिस्काउंट था अगर हम देखें तो जून में ये घटकर रह गया कितना? $14 का। यानी जो डिस्काउंट आपका मई में अगर हम देखें तो डिस्काउंट की स्थिति जो मई में थी वो अगर हम देखें और जून में देखें तो मई का आंकड़ा दिखता है लगभग $16 का, लेकिन जून में ये घटकर आपका रह गया कितना? $14 का। और इसी तरह से आप देखें तो ये स्थिति घटते घटते अगस्त के पार्ट पर आप देखें, अगस्त में ये स्थिति जो रूस की है वो केवल सस्ता कितना रह गया? $6। यानी जो हम सस्ता प्राप्त कर रहे थे उसके मूल्य में धीरे धीरे अब रूस वृद्धि कर रहा है। यानी सामान्य बाजार की तुलना में हमको जो सस्ता मिल रहा था अब ये उतना सस्ता नहीं है। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम बात करते हैं इराक की, जो वर्तमान में भारत के सबसे बड़े कह सकते हैं कि आयातक देश है, जहां से हम सबसे ज्यादा कच्चा तेल प्राप्त कर रहे हैं, इराक की तरफ से आप देखें वो औसत रूप में $9 का एक तरह से हमको छूट दे रहे हैं। तो आप देखें हमें रूस से कितना मिल रहा है? 6। लेकिन यहाँ पर इराक के द्वारा हमको ऑफर दिया जा रहा है कि ठीक है हम आपको जो सस्ता तेल देंगे वो $9 सस्ता देंगे। तो देखिए रूस की तुलना में तो सस्ता मिल रहा है। तो अब रूस पर दबाव है कि भी आप सस्ता दीजिए, और इसीलिए रूस की तरफ से ये ऑफर आया है। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि रूस वर्तमान में तीसरे स्थान पर चला गया। यानी अगर हम भारत के लिए जो आयातक देश हैं जहाँ से हम कच्चा तेल प्राप्त करते हैं उनमें अगर हम देखें तो पहले स्थान पर स्थिति एक तरह से सऊदी अरब की है। यानी सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं
तो सऊदी अरब के द्वारा जितना भी भारत कच्चा तेल प्राप्त करता है बाहर से, उसका लगभग 20.8% एक तरह से दिया जाता है, यानी हम वहां से आयात प्राप्त करते हैं। दूसरे स्थान पर अगर हम देखें तो स्थिति बनती है किसकी, इराक की। इराक के द्वारा अगर हम देखें तो यह आंकड़ा लगभग 20.6 है और लगभग आप देखें आसपास का ही है। तीसरे स्थान पर अगर हम देखें तो स्थिति पहुंच गई है किसकी, रूस की, और वो कुल हमारे जो आयात है उसका 18.2% सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर इराक हमको सस्ता दे रहा है तो हम कहेंगे कि रूस पर एक दबाव डालेंगे कि भाई आप भी हमको सस्ता दीजिए, क्योंकि आपके साथ हमने जो आयात है इसीलिए बढ़ाया था कि आप अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से थोड़ा सस्ता दे रहे थे। लेकिन अगर यही स्थिति इराक की रहेगी तो हम आपसे कच्चा तेल क्यों खरीदेंगे। और फिर आप देखें कि एक नीचे की जो लिमिट है कि कितना नीचे आप कच्चा तेल ले जा सकते हैं, उस स्कीम को अगर G7 लाएगा तो आपके लिए समस्या बढ़ेगी। तो रूस का कहना है कि वो एक तरह से सस्ता ही देगा, और जहाँ तक बीमा की बात है उसके लिए वो कुछ प्रबंध कर पाएगा। तो 5 दिसंबर को ये जो योजना एक तरह से शुरू हो रही है, इसमें बस यही समस्या है कि इसके लिए हो सकता है रूस के द्वारा अन्य प्रकार के जो बीमा करने वाली कंपनियां हैं उनके माध्यम से बीमा उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो समुद्री मार्ग है, जैसे अगर हम एक समुद्री मार्ग जो सबसे प्रसिद्ध, अगर हम स्वेज नहर के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ से अगर कोई भी कच्चे तेल के ऑयल टैंकर निकलते हैं और अगर उनका कोई बीमा नहीं होता है तो वो ऑयल टैंकर स्वेज नहर पार करके आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो एक आवश्यकता है, व्यापारिक आवश्यकता है। बिना बीमा के एक तरह से इस तरह से कच्चा तेल ऑयल टैंकर से समुद्री मार्ग से नहीं जा सकता है। तो रूस यहाँ पर कहीं ना कहीं G7 का जो एक प्रयास है कि एक तेल के लिए, कच्चे तेल की एक प्राइस सीमा बनाई जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं अपना विरोध लाना चाहता है, और इसीलिए भारत को सस्ता तेल उपलब्ध और कराया जाएगा। तो हमें एक तरह से कह सकते हैं स्थितियां हमारे लिए थोड़ी सी आसान होंगी अगर हमें सस्ता तेल आगे चलकर उपलब्ध होता है। और आप ध्यान रखें कि यहाँ पर इराक जब सस्ता दे रहा है और रूस से सस्ता देने का प्रयास अगर इराक कर रहा है, तो ये स्थिति सऊदी अरब की भी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में रूस का दबाव होगा कि अगर जो प्रमुख रूप से भारत के आयातक रहे हैं, जो हम सबसे कच्चा तेल उनसे प्राप्त करते हैं, जो हमारे मिडिल ईस्ट के देश है, इराक है, सऊदी अरब, अगर वो सस्ता दे रहे हैं तो रूस सस्ता क्यों नहीं दे रहा है। तो हमारे लिए स्थिति शायद बेहतर है कि आगे चलकर हमें और सस्ता कच्चा तेल मिल सकता है, और सस्ते कच्चे तेल के माध्यम से G7 की जो एक तरह से नीति है उसको कहीं ना कहीं रूस काउंटर करना चाहता है। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह रूस और मूल्यों को सस्ता करता है। हमारे लिए स्थिति आप कह सकते हैं कि काफी लाभकारी एक तरह से दिख रही है। इस हमारी चर्चा के आधार पर एक यहाँ पर हम आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। उर्वरक पूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अगर हम उर्वरक पूल की बात करें या फर्टिलाइजर पूल प्रमुख रूप से जिसको हम कहते हैं, तो ये भारत की जो बीमा कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं, उनके द्वारा एक तरह से 500 करोड़ रुपए का एक फर्टिलाइजर पूल शुरू किया गया है। यानी अगर किसी भी तरह की अगर हम खाद की बात करें जिसको हम एक तरह से आयात कर रहे हैं, कहाँ से, रूस से, बेलारूस से और यूक्रेन से, अगर हम 3 देशों की बात करें प्रमुख रूप से, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, तो इन तीनों देशों से जो भी एक तरह से खाद प्रमुख रूप से आयात होकर आ रही है, उस पर अगर हम देखें 500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है फर्टिलाइजर पूल नाम से, जिसे हम उर्वरक पूल कह रहे हैं। तो यहां से बीमा कंपनियां ये जो खाद का आयात हो रहा है उसको प्रमुख रूप से एक बीमा यहां पर प्रदान करेंगी। तो ये स्थिति एक तरह से यहां पर बनी है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, ये पहला ऐसा पुल नहीं है। इसके पहले अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से परमाणु हथियार होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, या जो भी परमाणु एक खतरा हो सकता है, और साथ साथ अगर हम देखें आतंकवाद, तो ये 2 स्थितियां और हैं जिनके खतरे को देखते हुए, यानी परमाणु मान लीजिए युद्ध की स्थिति है, या परमाणु हथियारों का कोई खतरा है, या मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव है, तो ये सब एक तरह से जो खतरे हैं, या अगर हम आतंकवाद के खतरे की बात करें, तो इन सभी खतरों को एक तरह से भरपाई करने के लिए, इनका जोखिम की भरपाई देने के लिए आप देखें तो इस तरह का बीमा पूल पहले से ही एक तरह से अस्तित्व में है, जो परमाणु हथियार या हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें और आतंकवाद, उसके जोखिम को एक तरह से लेता है। तो ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर के लिए जो पूल बनाया गया ये भारत में इस तरह का पहला पूल है। तो पहला विकल्प आप देखें तो गलत हो जाता है कि ये भारत में बनाया गया अब तक का पहला बीमा पूल है। तो ध्यान रखें, पहला बीमा पूल परमाणु और आतंकवाद से संबंधित जोखिम के लिए बनाया जा चुका है। तो इस आधार पर पहला विकल्प हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, यह केवल भारत में आयातित उर्वरक के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। देखिए, वर्तमान स्थिति में तो यही है। अभी ये जो उर्वरक पूल बनाया गया है, इससे केवल जो हम एक तरह से खाद का आयात कर रहे हैं उसको यहाँ पर कवर दिया जाता है बीमा का। लेकिन विचार ये किया जा रहा है कि जो भी कच्चा तेल, क्योंकि आप देखें हम रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल भी प्राप्त कर रहे हैं, और बीमा की समस्या एक तरह से बनने वाली है, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां उसका बीमा नहीं कर रही हैं जो कच्चा तेल रूस से आयात होकर भारत में या अन्य देशों में जाने वाला है।
तो भविष्य में हो सकता है इस तरह का विचार व्यक्त किया जा रहा है कि कच्चे तेल का जो बीमा एक तरह से है जो हम आयात कर रहे हैं रूस से प्रमुख रूप से, उसको भी इस पूल में शामिल कर दिया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव है, अभी शामिल नहीं है। मान लीजिए कल की डेट में शामिल हो जाता है तो ये तथ्य आपको एक तरह से अपडेट रखना है, और अगर आगे चलकर जल्द होता है तो हम इसे अपने साप्ताहिक आर्थिक सत्र में कवर करेंगे। तो ये दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो अभी के लिए सही है, क्योंकि ये जो पूल है वो केवल जो उर्वरक या खाद आयात की जा रही है उसके लिए प्रमुख रूप से बनाया गया था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी उत्तर आपका बी केवल 2 सत्य है। अगला यहाँ पर अपने समाचार को हम देखते हैं, ये डिजिटल लोन ऐप के संदर्भ में है। आप देखें 2020 में कोविड की जो स्थितियां आ गई थी उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह से आर्थिक स्थितियां थोड़ी कमजोर हुई, लोगों को आसानी से ऋण की जो स्थितियां हैं वो बैंक के माध्यम से मिलने में थोड़ी समस्याएं आ रही थी, या आप कह सकते हैं बैंक की ब्रांच तक जाना या अन्य प्रकार की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी रुकी हुई थी। और इसी स्थिति का अगर हम देखें तो फायदा उठाकर डिजिटल रूप में यानी ऑनलाइन प्रक्रियाओं में अलग अलग आपको कह सकते हैं कुछ मानदंड पूरे करने होंगे, और डिजिटल रूप में बहुत सारे ऐसे ऐप अस्तित्व में आ गए जो आपको एक तरह से ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब इनके साथ एक तरह से कह सकते हैं सबसे प्लस पॉइंट ये था कि ये आसानी से आपको एक तरह से ऋण उपलब्ध करा रहे थे बिना बहुत ज़्यादा कुछ पेपर या कोई पेपर वर्क कराए हुए। डिजिटल रूप में आपका जैसे मान लीजिए आपका पैन कार्ड नंबर, आपके अकाउंट डिटेल कुछ लिया, और डिजिटल रूप में आप देखें कि आपकी फ़ोटो या अन्य का वेरिफिकेशन किया और आपको ऋण दे दिया गया। तो आसानी से ऋण जब डिजिटल इस तरह के ऐप के माध्यम से मिल रहा था, और बड़ी बात है इस तरह के जो डिजिटल ऐप है उसमें चीन के जो ऐप है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से लोगों को ऋण मिला, तो ये संख्या तेजी से बढ़ी और आगे चलकर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ा। पहला ये कि यहाँ पर जो ब्याज दर होती है डिजिटल ऐप से जब भी आप लोन ले रहे होते हैं, ब्याज दर सामान्य की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें प्रोसेसिंग चार्ज अन्य प्रकार के जो छिपे हुए शुल्क होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्याज दर एक तरह से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो छिपे हुए शुल्क होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको हम एक तरह से बोलते हैं कि ये हिडन चार्जेस हैं। तो जो छिपे हुए शुल्क हैं वो कहीं ना कहीं लोन को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा कर देते हैं। लेकिन आप देखें कि आपको अगर ये कहा जा रहा है कि आप 1 मिनट के अंदर लोन प्राप्त कर सकते हैं 40,000 का, आप देखें इस तरह के बहुत सारे आपके पास हमेशा मैसेज आते रहते हैं जहाँ पर सामान्य आपको 1 मिनट के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है ऑनलाइन और 40,000 रुपये आपके अकाउंट में अपडेट हो जाता है। तो इतनी आसानी से अगर आपको ऋण मिल रहा है तो कोई व्यक्ति भी एक तरह से तैयार हो जाएगा। जिसको बैंक से आसानी से नहीं मिल पा रहा है वो सबसे अच्छा शिकार बनता है यहाँ पर। तो आपने आसानी से पैसा प्राप्त कर लिया। अब जब आपको ब्याज की बात आती है या अन्य एक तरह से भुगतान आपको जो वापस करने हैं, तो आप देखते हैं कि ब्याज दर के साथ साथ बहुत सारे छिपे हुए चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। यानी मूलधन से अतिरिक्त जो ब्याज के साथ साथ आपके शुल्क है वो बहुत ज़्यादा है। तब आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ एक गलत यहाँ पर हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने धन ले लिया, उसका उपयोग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के भी कह सकते हैं सूचना आरबीआई के पास है, सरकार के पास है कि जो डिजिटल लोन के ऐप हैं ये कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों का एक तरह से उपयोग कर रहे हैं, यानी लोगों को ब्लैकमेल करना या अन्य रूप में डराना धमकाना, जिससे कि वो अपने पैसे की वसूली कर पाएं। तो वो स्थितियां भी देखी जा रही हैं। तो यहाँ आप देखें छिपे हुए शुल्क, ब्याज बहुत एक तरह से क्या है, महंगा है। और ऐसी स्थिति में महंगा और जो ऋण को वसूल करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो डिजिटल लोन के जो ऐप इस तरह से काम कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते हैं। और ऐसा नहीं केवल आरबीआई, सरकार के पास इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें पहुंची हैं। और इस क्रम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो डिजिटल लोन ऐप काम कर रहे हैं ये आरबीआई के किसी भी कह सकते हैं कि सीधे निगरानी में नहीं है, यानी आरबीआई के द्वारा इनको इस तरह से ऋण के वितरण करने के अधिकार नहीं है, क्योंकि डिजिटल लोन ऐप इस तरह से सक्रिय रूप में भारत में अलाउड नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बैंक की बात करते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक बैंक, अगर हम पीएनबी की बात करें तो पीएनबी अगर अपना ऋण का काम विस्तारित करना चाहता है तो किसी, अगर हम बात करें नियो बैंक जो कॉन्सेप्ट आया है, जैसे रेजर पे की बात करें, या अगर हम जुपिटर बैंक की बात करें, तो जुपिटर कोई बैंक तो है नहीं, ये अलग अलग बैंकों से समझौता कर लेते हैं। इनको किसी तरह से खाते खोलने के अधिकार नहीं है, लेकिन बैंक अपने काम को जुपिटर या अन्य प्रकार के जो ऐप है उनको ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर बनाना एक तरह से क्या है, सभी बैंक का प्रमुख काम है। तो यहाँ पर पीएनबी की बात करें तो हो सकता है किसी जो डिजिटल एक तरह से ऐप है उसके माध्यम से वो ऋण को वितरित कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो बैंक हैं उनके साथ ये डिजिटल लोन के ऐप सक्रिय रूप में शामिल नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में आपके ऋण की प्रक्रियाओं को संचालित कर रहे हैं और ये अलाउड नहीं है। और आप देखें कई तरह के ऐसे अलग अलग ऐप है जिन पे जांच एक तरह से बैठी है। अगर हम खासतौर से बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला से जो धन के ट्रांजैक्शन है उसके भी आरोप लग रहे हैं।
तो इन डिजिटल लोन ऐप पर अगर हम देखें तो भारत में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, उसके अकॉर्डिंग भी एक तरह से जांच की जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करके अवैध रूप में जो काला धन है उसका हस्तांतरण किया जा रहा है। और आप देखें कि इस तरह से जितने बड़े ट्रांसफर हैं वहां पर प्रमुख रूप से जो भी अलग अलग डिजिटल लोन के ऐप पर पैसे एक तरह से लोगों को ट्रांसफर किए गए हैं या अकाउंट में रखे हुए हैं, उसको बड़े पैमाने पर फ्रीज किया गया है। और फ्रीज करने का प्रमुख रूप से उद्देश्य यही है कि ये डिजिटल ट्रांसफर गलत रूप में उपयोग ना हो पाए, क्योंकि कभी कभी डिजिटल लोन ऐप का उपयोग करके जो ब्लैक मनी है उसको अलग तरीके से एक तरह से बाहर के देशों में भेजा जा रहा है, या उससे आप देखें तो क्रिप्टो करेंसी खरीद कर एक तरह से पैसा जो ब्लैक मनी का भाग है उसको निवेश किया जा रहा है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो डिजिटल लोन के ऐप में खास तौर पर देखी जा रही हैं। और इसीलिए आप देखें वित्त मंत्री जी की तरफ से एक आदेश यहाँ पर आया हुआ है, या कह सकते हैं कि एक आरबीआई को एक दिशा निर्देश दिया गया है कि आप एक व्हाइट लिस्ट यहाँ पर जारी करें। तो व्हाइट लिस्ट का मतलब प्रमुख रूप से ये है कि जो भी डिजिटल लैंडिंग ऐप है जो एक तरह से आप देखें कि जिनको वर्तमान में एक तरह से परमिशन यहाँ पर है, यानी जिनको इस तरह से परमिशन दी गई है कि वो इस तरह से डिजिटल ऋण दे सकते हैं, उनके संदर्भ में एक व्हाइट लिस्ट को जारी किया जाए। जब अगर व्हाइट लिस्ट आ जाएगी तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इलीगल रूप में, अवैध रूप में कौन से ऐसे एक तरह से डिजिटल ऐप हैं जो ऋण प्रदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहाँ पर इनको जो ऋण दिया जा रहा है वो अगर हम देखें तो कम आय वर्ग वाले जो समूह हैं उनको दिया जा रहा है, यानी जिनके द्वारा सालाना रूप में आप देखें 4-5 लाख रुपए की आमदनी की जा रही है, उनको 20,000 30,000 के छोटे ऋण दिए जा रहे हैं। तो जो लो इनकम ग्रुप है वो प्रमुख रूप से इसका शिकार हो रहा है। इसीलिए सरकार काफी सक्रिय हुई है और इस तरह के डिजिटल लोन जो ऐप हैं उन पर एक तरह से कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। खासतौर से आरबीआई की ये जो व्हाइट लिस्ट आएगी इसके माध्यम से कम ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से डिजिटल लोन ऐप हैं जिनको एक तरह से परमिशन है कि वो इस तरह से ऋण देने की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। खासतौर से जो चीनी ऐप हैं जो गलत तरीके से डिजिटल लोन वितरित कर रहे हैं उनको हम एक तरह से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रमुख रूप से वहां पर उपयोग की जाएगी। तो जल्द हम देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे डिजिटल लोन के जो ऐप हैं जो जगह जगह सक्रिय हैं, हो सकता है कि आपने उनके नाम भी सुने हों, वो आपको एक तरह से दिखाई पड़ेंगे कि ये अवैध रूप में कार्य कर रहे थे। और जो वैध रूप में जिनको परमिशन दी गई है कि आप बैंक के बिहाफ में डिजिटल ऋण डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, वो व्हाइट लिस्ट में प्रमुख रूप से आंकड़े आरबीआई के द्वारा एक तरह से दिए जाएंगे। तो हम एक तरह से वैध अवैध का जो अंतर है वो एक तरह से देख पाएंगे। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को किसी भी गलत ऐप से जो शिकार होने की स्थिति है उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता के रूप में हमें आपको ये अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये डिजिटल लोन ऐप सही है या गलत है, क्योंकि प्रक्रियाएं एक सामान्य कह सकते हैं ऐप की तरह वहां पर हो रही हैं। और आप देखें तो बैंक के नाम यूज हो रहे हैं, तो गलत तरीके से आप बैंक के नाम यूज करके अगर ऋण वितरित कर रहे हैं और बैंक ने आपको ऐसी अनुमति नहीं दी है तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई के जो नियम कानून है उनका उल्लंघन है। तो व्हाइट लिस्ट के माध्यम से आप देखें जो इलीगल लोन ऐप हैं उन पर काफी हद तक हम नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। अगला यहाँ पर समाचार देखते हैं और ये भारत के निर्यात के संदर्भ में है। और अब देखें निर्यात को लेकर जिस तरह से स्थितियां भारत में मजबूत रही हैं, खासतौर से अगर हम प्रमुख रूप से एक बड़ा आंकड़ा देखें, अगर हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष प्रमुख रूप से जो पिछला वित्तीय वर्ष था, तो अगर हम यहाँ पर वित्तीय वर्ष बात करते हैं, अगर हम अंतिम जो हमारा वित्तीय वर्ष निकल चुका है वहां पर देखें, पिछले वित्तीय वर्ष में प्रमुख रूप से भारत की तरफ से आप देखें तो लगभग आंकड़ा यह था कि हमने 400 अरब डॉलर से ज्यादा का एक तरह से वस्तु का जो निर्यात है उसको प्रमुख रूप से प्राप्त किया था। तो भारत के द्वारा जो भी एक तरह से वैश्विक स्तर पर निर्यात की स्थितियां हैं उनमें हमने बड़े पैमाने पर सुधार किया है और वहां पर हमारी जो वृद्धि है वो एक तरह से बेहतर रूप में दिख रही है। तो अगर हम वित्तीय वर्ष 2023 की बात करें तो एक्सपोर्ट अगर हम बात करते हैं 2022-23 यानी हमारा 2023 का वित्तीय वर्ष, तो 22-23 के वित्तीय वर्ष में आप निर्यात को देखें तो ये लगभग माना जा रहा है कि 470 से लेकर 480 अरब डॉलर की स्थिति में जा सकता है। लेकिन इसकी तुलना अगर हम पिछले साल से करें, यानी अगर हम 2021-22 से करके देखें तो वहां पर यह आंकड़ा लगभग आपका 422 अरब डॉलर के आसपास था। तो ये जो 422 अरब डॉलर था उससे हम काफी बढ़ाकर आगे जा रहे हैं, माना जा रहा है 22-23 में। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ी समस्या बना सकते हैं, क्योंकि भारत के जो प्रमुख बाजार हैं, अगर हम विकसित देशों में देखें, खासतौर से अमेरिका की बात करें या यूरोपीय संघ के प्रमुख जो देश हैं, वो हमारे निर्यात के प्रमुख डेस्टिनेशन है। वहां पर अगर हम देखें तो मांग की स्थितियां काफी हद तक कमजोर हुई हैं। तो अगर हमारे प्रमुख बाजारों में मांग घटेगी तो हमारे जो निर्यात हैं वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो माना यह जा रहा है कि अगर हम पिछले 6 महीने से तुलना करके देखें, यानी आज से 6 महीने पहले जितना एक तरह से निर्यात के ऑर्डर थे उनमें आप देखें लगभग 1 से 1.5% की प्रमुख रूप से आप देखें कमी आ रही है।
तो ये कमी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं निर्यात की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हुई हैं। साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम कुछ आयात की स्थितियों को देखें तो माना यह जा रहा है कि जो भी भारत में आयात निर्यात की स्थितियां हैं उनमें जो हमारी विदेशी मुद्रा का स्थिति है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखें कि जब हम कहते हैं कि हम निर्यात को बढ़ा रहे हैं, निर्यात को बढ़ाने का मतलब यह है कि विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर अर्थव्यवस्था में आ रही है। और आप देखें जैसे जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं, हमारे यहाँ से जो FII, जिसको हम FPI भी बोलते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था से बाहर गया, यानी डॉलर का निवेश अर्थव्यवस्था से बाहर निकला है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो 600 अरब डॉलर के ऊपर था वो उसके नीचे आ चुका है, लगभग 570-560 अरब डॉलर के आसपास चल रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि डॉलर की एक कमी है, क्योंकि जो बड़ा निवेश है वो भारत से बाहर गया है, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं तो वहाँ पर निवेश में ज़्यादा लाभ है। तो भारत से जो निवेशक है विदेशी वो अमेरिका के बाजार में वापस जा रहे हैं, तो ये डॉलर तो हट रहा था। अगर निर्यात कमज़ोर होता है तो डॉलर की और कमी होगी, और डॉलर की कमी होने का मतलब ये है कि अगर अर्थव्यवस्था में आप कहते हैं कि रुपए के साथ में डॉलर की जो स्थिति है वो बहुत कम रह जाती है, यानी डॉलर मान लीजिए बहुत कम रह गए और रुपए की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो डॉलर खरीदना चाहेगा उसको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, मतलब हमारा रुपए कमज़ोर होगा। तो निर्यात अगर किसी भी तरह से कमज़ोर होते हैं तो एक समस्या ये है कि हमारी जो विनिमय दर है, हमारा जो रुपए है, उसके मूल्य में कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। तो विनिमय दर का जो असंतुलन है वो भी इसके लिए काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं कारण के रूप में आगे बनेगा। तो सरकार की कोशिश ये है कि निर्यात की जो स्थितियां उन पर कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से नियंत्रण, जो स्थिति घटती दिख रही है उसको पाया जाए। यहाँ पर आप ध्यान रखें, वैश्विक रूप में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो जो भी यहाँ पर आंकड़े दिख रहे हैं वो एक तरह से विकसित देशों के संदर्भ में प्रमुख रूप से हैं, खासतौर से अमेरिका, यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनकी बात करें। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, इस प्रकार के जो प्रमुख रूप से निर्यात के क्षेत्र हैं जहाँ हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव एक तरह से दिख रहा है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के निर्यात में तेजी से वृद्धि हो पाए ऐसी स्थिति सामान्य तौर पर नहीं बन रही है, यानी यहाँ पर निर्यात की गिरावट होगी, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम कुछ बड़े कारण की बात करें तो बड़े कारण में आप देखें वैश्विक जो मुद्रास्फीति है, तो वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है। मूल्य वृद्धि होती है तो जब भी अर्थव्यवस्थाओं में मूल्य बढ़ता है, आप ध्यान रखें लोगों की जो क्रय शक्ति होती है, लोगों की एक तरह से बाइंग कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कहीं पर आप खर्च को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो अगर आपकी क्रय शक्ति घटी है तो भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर ये एक कह सकते हैं कि एक तंत्र दिखाई पड़ रहा है। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में अगर क्रय शक्ति घटेगी तो निर्यात की जो मांग है उस पर सीधा असर पड़ेगा, निर्यात क्या होंगे, नीचे आएंगे, ये एक समस्या बनेगी। तो यहाँ पर हम देखें वैश्विक मुद्रास्फीति एक बड़े कारण के रूप में उत्तरदायी मानी जा रही है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण आप देखें प्रमुख रूप से वैश्विक मुद्रास्फीति बन रही है। जो भी आवश्यक वस्तुएं उनकी सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, कच्चे तेल के व्यापार को लेकर स्थितियां कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो रही हैं। तो कच्चा तेल जब महंगा होता है तो हर प्रकार के परिवहन के साधन, ईंधन, क्योंकि आप पेट्रोल डीजल उपयोग कर रहे हैं, वो महंगे होते हैं। और यूरोपीय देशों में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो ईंधन है उनके मूल्य बढ़े हुए हैं, तो लागत बढ़ी हुई है, मूल्य वृद्धि का एक बड़ा कारण वो भी है। इसी के साथ साथ चीन ताइवान संकट की अगर हम बात करें, और चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख आधार है, तो अगर चीन ताइवान की जो स्थिति है वो और ज़्यादा विषम होती है तो माना जा रहा है कि पूरी जो आपूर्ति श्रृंखला जो चीन से एक तरह से विश्व में जा रही है उस पर और प्रभाव पड़ेगा। और कोविड काल में हम उसका प्रभाव देख चुके हैं कि चीन से अगर आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होती है तो वैश्विक एक तरह से अलग अलग वस्तुओं की जो मांग होती है वो पूरी नहीं हो पाती है और मूल्य वृद्धि होती है। और इसका प्रभाव आप देखें तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर भी एक तरह से पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपने खरीदने की क्षमता को घटा हुआ देखकर अर्थव्यवस्था में मांग को कम करेंगे, और ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। अगर हम 2022 में विश्व व्यापार की बात करें तो मात्रा 407% के पहले के पूर्वानुमान की तुलना में 3% बढ़ने की उम्मीद है। यानी 2022 में अनुमान यह था कि वैश्विक जो व्यापार है वो 407% की एक वृद्धि के साथ बढ़ेगा, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि केवल कितना होगा, 3%। तो सीधे सीधे आप देखें 1.7% की गिरावट। और अभी भी आप देखें तो अभी आपने 2022 का लगभग जो बचा हुआ समय काफ़ी हद तक बचा हुआ है, यानी ये जो आपका 1.7 की गिरावट है और बढ़ भी सकती है। तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर एक कमजोरी में जा रही है। अगर हम अगस्त में भारत के व्यापारिक निर्यात की बात करें तो वहां पर आप देखें मामूली 1.15% गिरावट है, यानी 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
और व्यापार घाटा दोगुनों से अधिक बढ़कर 28.68 अरब डॉलर हो गया। तो यहां पर आप ध्यान रखें, आयात में 37% की वृद्धि हुई। तो हुआ क्या, अगस्त महीने में आप देखें हमारा जो निर्यात है केवल 1.15% घटा और घटकर ये 33 अरब डॉलर के स्तर पर गया। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रमुख रूप से हमारा व्यापार घाटा, वो बढ़ गया कितना, 28 अरब डॉलर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे निर्यात की जगह पर आयात, उसमें 37% की वृद्धि हुई। तो आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके निर्यात में 1.15% की गिरावट आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो आयात हैं उसमें 37% की वृद्धि हो रही है। तो होगा क्या, आप जो निर्यात कर रहे हैं, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में जो डॉलर आना है उसमें तो कमी हो रही है, जो डॉलर अर्थव्यवस्था में आयात के माध्यम से बाहर जाएगा वो बढ़ रहा है, यानी डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है, उतना हमारे पास नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा होगा तो हमारा व्यापार घाटा क्या है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, हमारा भुगतान संतुलन नकारात्मक और बढ़ता जाएगा। तो ये सारी समस्याएं अर्थव्यवस्था में आएंगी अगर निर्यात की स्थितियां अर्थव्यवस्था में आगे एक तरह से जो दिख रहा है कि कमी है, अगर वो बनती है। हम ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से प्रभाव निर्यात में गिरावट और आयात में वृद्धि, व्यापार घाटे के बढ़ने की स्थिति और घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट, कारण हमारा जो एक तरह से रुपए है वो डॉलर की तुलना में कमजोर हो जाएगा। तो ये हमारे आयात को और महंगा करेगा। ये अलग बात है कि जब रुपए कमजोर होता है तो निर्यात सस्ते हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम बड़े आयातक हैं, कच्चे तेल की बात करें या दालों की बात करें, खाद की बात करें, हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। इसीलिए जब रुपए कमजोर होता है, कमजोर होने का मतलब ये है, आप कहते हैं 70 रुपए का मान लीजिए डॉलर है और ये बढ़कर मान लीजिए हो जाता है 75 रुपए का, तो 70 से 75 यानी आप कहेंगे रुपए कमजोर हो गया। तो ये स्थिति निर्यात को बढ़ाती है, निर्यात को प्रतिस्पर्धी करती है, हमारे निर्यात को सस्ता करती है। लेकिन जब आपके निर्यात की वैश्विक मांग कम हो जाएगी तो ये सस्ता निर्यात भी एक तरह से आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन रुपए कमजोर होगा तो आपका आयात महंगा हो जाएगा, क्योंकि $1 के लिए आप पहले 70 रुपए खर्च कर रहे थे, आप कितना करेंगे, 75 रुपए। तो ये समस्या प्रमुख रूप से आपके लिए एक तरह से बनने वाली है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर निर्यात एक तरह से कमजोर होगा तो सीधा प्रभाव क्या है, अगर निर्यात की स्थितियां कमजोर होंगी तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन को लेकर गिरावट होगी। उत्पादन में गिरावट का मतलब यह है आप अर्थव्यवस्था में एक तरह से रोजगार की जो स्थितियां हैं उसमें गिरावट देखेंगे। तो ये भी एक संभावना अर्थव्यवस्था में आगे चलकर बन सकती है। तो सरकार की तरफ से प्रमुख प्रयास यही रहेगा कि जो भी एक तरह से यहाँ पर आयात निर्यात की स्थितियां हैं, खासतौर से निर्यात का जो पक्ष है उसमें सरकार मजबूती बनाए, और जो वैकल्पिक बाजार हैं, जैसे अगर हम अफ्रीकी देशों की बात करें या दक्षिण अमेरिकी हमारे जो बाजार हैं, उन बाजारों पर बेहतर रूप में हम काम करने का प्रयास करें तो कुछ भरपाई वहां से अवश्य की जा सकती है। आज के अगले अपने यहाँ पर समाचार को हम देखते हैं, और ये भारत में कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है जो प्राप्त किया गया है। जैसे ऑनलाइन रूप में आप किसी भी तरह का शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य प्रकार का कोई एक निवेश करना चाहते हैं तो आप देखें उसके लिए आपको डिमैटेरियलाइज यानी आपको डीमैट खाते की आवश्यकता रहती है। और यहाँ पर एक तरह से आप देखें तो ये जो 31 अगस्त अभी समाप्त हुआ है, इस 31 अगस्त को भारत में जो डीमैट खाते हैं वो 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यानी यहाँ पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि 100 मिलियन एक तरह से हमारे पास डीमैट खाते हो गए, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास भारत में डीमैट खाते हैं। तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि डीमैट खाते अगर बढ़े हैं, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जो भी निवेश की स्थितियां हैं पूंजी बाजार में, वो चाहे शेयर की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें या सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन बॉन्ड की बात करें, वहां पर निवेश की स्थितियां बेहतर होंगी। तो ये एक सकारात्मक पक्ष के रूप में आप अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ दूसरे भी मायने हैं, अर्थव्यवस्था में और जो स्थितियां हैं वो भी हमें देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट खाते हो गए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ा उछाल है। तो वहाँ पर हम अलग अलग जो पक्ष है वो देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो जैसा हमने बात किया 31 अगस्त को हम 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट खातों की स्थिति में पहुँच गए, और आप देखें इनमें से लगभग जो 71% है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL के एक तरह से पास में है। तो दो हमारी जो डिपॉजिटरी है CDCL, और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर NSDCL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, उसके पास आप देखें इनके पास कितने हो गए 71%, और इनके पास हम देखें तो बचा हुआ जो 29% है वो प्रमुख रूप से है। तो बड़ा हिस्सा अगर हम देखें जो डीमैट खातों का है वो CDSL के पास एक तरह से है। यानी CDSL, आप प्रमुख रूप से CDSL को इस तरह समझिए कि जो भी आपके डीमैट खाते की सूचनाएं होती हैं उसको प्रमुख रूप से ये एकत्रित करता है। अगर आपने किसी भी ऐप में या कहीं पर भी डीमैट खाता खोला होगा तो आप देखिए हर महीने आपको, जैसे मान लीजिए CDSL से है या NSDCL से है, किससे है, इसकी तरफ से आपको एक SMS आता है
कि आपका जो भी एक तरह से ऐप है या जो भी डीमैट खाते का आपका ब्रोकरेज कंपनी है उसके माध्यम से आपके अकाउंट में कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सारा डिटेल आता है। तो ये CDSL या NSDL जो हमारा NSDL है उसके द्वारा प्रमुख रूप से यहाँ पर सूचना आपको बताई जाती है। तो इन दोनों संस्थाओं को आप ध्यान रखें, CDSL और दूसरी अगर हम देखें तो NSDL। तो ये ज़्यादा डीमैट खाते आप देखें लगभग 71%। तो तुलनात्मक रूप में डीमैट खाते CDSL के पास ज़्यादा है अगर हम NSDL की तुलना में एक तरह से देखें। यहाँ पर आप देखें 2019 के अंत में और अगस्त 2022 के बीच में आप देखें लगभग 61.1 मिलियन नए खाते खोले गए। यानी 2019 में यह आंकड़ा आप देखें लगभग आपका 30 मिलियन के आसपास रहा होगा, लेकिन आप देखें कि ये बढ़ा है लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा केवल 2019 से अगर हम अगस्त 2022 की बात करें। प्रमुख रूप से कोविड काल में आप देखें इसमें तेज वृद्धि देखी गई, क्योंकि वहाँ पर आप देखें कि लॉकडाउन की स्थितियों में लोगों के द्वारा निवेश के अलग अलग साधन के माध्यम से जो भी उनकी आय थी उसमें कुछ वृद्धि करना या निवेश के नए विकल्प लाना, वो उनका एक प्रयास था। तो उस रूप में उनकी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं बढ़ी और यही कारण है कि डीमैट तेजी से एक तरह से बढ़े हैं। अगर हम पिछले 2 दशक की तुलना में देखें तो पिछले 32 महीने में डीमैट खाते अधिक खोले गए हैं। यानी अगर हम पिछले 32 महीने की बात करें, 32 महीने आप देखें तो लगभग हम 1.5 साल का एक समय ले लेते हैं। 32 महीने मतलब लगभग हम 2 से 2.5 साल की बात करें, क्योंकि हमारे 32 यानी 24 महीने प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 महीने और जोड़ दें तो 2 साल से ज़्यादा, यानी लगभग अगर हम 3 साल के आसपास का एक आंकड़ा देखें तो जितना भारत में अगर हम 2 दशक 20 साल में देखें उसकी तुलना में जो 20 साल में सबसे ज़्यादा ये जो 32 महीने हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीमैट खाते खोले गए। क्योंकि आप देखें प्रमुख रूप से ये जो प्रक्रिया है 1992 में सबसे पहले भारत में शुरू की गई और ये भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके माध्यम से डीमैट खातों के द्वारा निवेश किया, शेयर बाजार में निवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया गया। तो ये सबसे पहले आप देखें NSE के द्वारा प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया गया था। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें, उद्योग का अनुमान है कि 60 मिलियन भारतीयों ने 100 मिलियन से अधिक डीमैट खाते खोले, यानी आबादी का 4.3%। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब हम बात करते हैं 10 करोड़ डीमैट खाते, तो क्या इसका मतलब है कि भारत में 10 करोड़ लोगों ने डीमैट खाते खोले? ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखें ये खाते खोलने वालों की संख्या कितनी है, यानी 60 करोड़ लोगों ने, यानी अगर हम बात करें तो 6 करोड़ लोगों के द्वारा, 60 करोड़ नहीं 6 करोड़ लोगों के द्वारा 10 करोड़ डीमैट खाते खोले गए। इसका सीधा मतलब क्या है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा डीमैट खाते रख सकता है। तो ये भी एक यहाँ पर स्थिति है कि ऐसा नहीं है कि हमने 10 करोड़ डीमैट खातों का मतलब कि 10 करोड़ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करें तो 6 करोड़ लोग ही हैं, उन्होंने 10 करोड़ इस तरह से खाते खोले हैं। तो एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा खाते खोले, ये डीमैट के संदर्भ में एक बड़ा तथ्य है, उसको आप ध्यान रखें। अब उसके बड़े कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का माइलस्टोन है तो कारण क्या है और आगे इसमें कुछ समस्याएं हैं क्या? देखिए जरा कारण। तो कारण ये है कि जो भी ब्रोकरेज फर्म है, मतलब जो भी एक तरह से शेयर ब्रोकर कंपनीज हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। बहुत सारे आप देखें इस तरह के ऐप आपके आ चुके हैं, जैसे अगर हम एंजल वन की बात करते हैं या ग्रोइन की बात करें तो अप स्टॉक की बात करें, बहुत सारे इस तरह के ऐप हैं जिनके माध्यम से आप डीमैट खाते खोलकर जो भी निवेश की प्रक्रिया वो कर सकते हैं। और इसी तरह से आप देखें बहुत सारे जो ब्रोकर से, अगर हम ओसवाल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इस तरह से बहुत सारे जो ब्रोकर कंपनी हैं वो बढ़ी हैं। तो उनके आने से कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं डीमैट खातों को लेकर बढ़ी हैं। दूसरा, डीमैट खाते आप देखें ऑनलाइन उपलब्धता देते हैं कि भी ऑनलाइन रूप में आप खाता खोल सकते हैं। अगर यही होता है कि डीमैट खाता खोलने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा बैंक में या किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो ये प्रक्रिया शायद उतनी तेजी से नहीं होती। तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होने से आप कह सकते हैं कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे हुए हैं और मोबाइल या लैपटॉप किसी भी अपने साधन से आसानी से डीमैट खाते अलग अलग जो भी आपसे डिटेल मांगे जाते हैं आपके, वो देकर आप खोल सकते हैं। तो इसने भी भारत में डीमैट की स्थितियों को तेजी से विस्तारित किया है। अब कोविड के बाद आप देखें कम ब्याज दर के माहौल में लोगों को बचत जमा की तुलना में लाभ अर्जित करने की स्थिति एक तरह से देखना था, क्योंकि बैंक में आपका जो पैसा जमा है वहां पर आपको जो सामान्य तौर पर जो बचत खाते पर ब्याज मिल रही है वो बहुत अधिक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बचत खाते की जगह पर आप कहीं ऐसा निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने शेयर खरीदा, म्यूचुअल फंड खरीदा, बॉन्ड खरीदा, वहां पर आप देख रहे हैं कि 1 साल या 2 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर हो सकता है कि जो आपको ब्याज मिल रहा है उससे ज़्यादा आपको लाभ हो जाए, और ऐसी संभावना रहती है और ऐसा होता है। तो अधिक लाभ एक तरह से प्राप्त करने की जो स्थितियां हैं वो कोविड काल के बाद आप देखें तेजी से विस्तारित हुई हैं और लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बैंकों में एक तरह से बंद न रहे, वो एक तरह से निवेश के रूप में आगे जाए, जिससे कि हम पैसे से पैसा बना पाएं।
और इस तरह के आप देखें बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जगह जगह लोगों के द्वारा मोटिवेट किया जाता है कि पैसा बैंक में न रहे, अगर निवेश हो तो वो एक तरह से बढ़ सकता है, जिसको हम एक पैसिव इनकम कहते हैं कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आपको मालूम है कि कुछ वृद्धि हो रही है और 5 से 6 साल में आपको इतना एक धन मिल पाएगा। तो इस तरह के जो तंत्र हैं वो धीरे धीरे बढ़े हैं, लोगों पर इसका प्रभाव बढ़ा है और डीमैट खाता इस तरह के निवेश करने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो इसीलिए आप देखें डीमैट खातों की स्थितियां बढ़ी हैं। साथ साथ आप देखें महामारी के दौरान आप देखें कि जो मार्च 2020 में जब शेयर बाजार एक तरह से कह सकते हैं कोविड का बिल्कुल नया नया प्रभाव देख रहा था, उसमें बहुत तेजी से गिरावट हुई और बाद की स्थिति में आप देखें उसमें तेजी से वृद्धि आई। तो ऐसी स्थिति में गिरावट के समय जिन्होंने शेयर खरीदे और बाद में जब शेयर में वृद्धि हुई तो उनको काफ़ी लाभ हुआ। तो ये भी कह सकते हैं कि बड़ा प्रभाव था, क्योंकि एक व्यक्ति को शेयर से जब लाभ होता है तो वो 10 लोगों को बताता है और उस आधार पर आप देखें डीमैट की स्थितियां बढ़ती हैं। तो ये भी एक कारण था कि कोविड काल में निवेश के माध्यम से जो रिटर्न था वो बेहतर रूप में शेयर बाजार में मिला और उसके प्रभाव में लोग डीमैट खातों की तरफ तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि आप ध्यान रखें 2020 से 2022 के बीच में प्रमुख रूप से डीमैट खातों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि 2019 से 2022 का ये जो आंकड़ा है ये सबसे ज़्यादा वृद्धि कहीं ना कहीं दिखाता है। जैसा हमने बात करा कि जितना हम 20 साल की बात कर रहे हैं तो उसमें 32 जो महीने बीते हुए हैं वो सबसे ज़्यादा डीमैट खाते खोलने के लिए उत्तरदायी माने जा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो भी एक तरह से व्यक्ति है वो ब्रोकरेज फर्म से एक से अधिक डीमैट खाते बना सकता है, इस तरह का विकल्प है। तो ये भी स्थिति दिखती है कि लोगों के द्वारा एक से ज़्यादा डीमैट खाते संचालित किए जा रहे हैं। तो ये भी संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए एक उत्तरदायी कारक है, क्योंकि 6 करोड़ लोग खोले हुए हैं डीमैट खाते, लेकिन खातों की संख्या कितनी है? 10 करोड़। तो ये भी है कि मल्टीपल खाते आप खोल सकते हैं। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर कुछ समस्याएं क्या हैं, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोग डीमैट खाते खोल रहे हैं, अलग अलग तरह से निवेश कर रहे हैं, तो ये भारत में निवेश बाजार की स्थितियों को बेहतर स्थिति में दिखा रहा है। यहाँ पर निवेश के साधन बढ़ रहे हैं। भारत का जो पूंजी बाजार है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है, क्योंकि पूंजी बाजार अगर मजबूत होता है, आप शेयर खरीदते हैं, आप बॉन्ड खरीदते हैं, आप एक तरह से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो पूंजी बाजार में जब आप पैसा लगाते हैं तो ये एक तरह से क्या है, ये अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए एक घरेलू साधन को उपलब्ध कराता है। भारत सरकार देखें बहुत सारे टैक्स फ्री बॉन्ड की बात करती है। तो डीमैट खातों से अगर आप इस तरह के टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको कर में छूट मिल रही है, लेकिन बॉन्ड बाजार में पैसा जा रहा है तो घरेलू बाजार में निवेश के लिए पैसा आ रहा है। तो हमारा जो घरेलू बाजार है निवेश को लेकर एक तरह से उसमें एक वृद्धि दिख रही है और ये एक सकारात्मक स्थिति है, क्योंकि अगर आपका पूंजी बाजार मजबूत नहीं होगा, खासतौर से हम और आप जो खुदरा निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर, वो अर्थव्यवस्था में बढ़ने चाहिए और ये डीमैट खातों की बढ़ती हुई संख्या दिखा रही है। लेकिन अगर हम इसका एक दूसरा पक्ष देखें तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये से अधिक की अगर हम बात करें कि किसी के द्वारा भी जो डीमैट खाते खोले गए हैं उसमें 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसा एक तरह से है या नहीं है, तो 10,000 से ज़्यादा की जो स्थिति है वो केवल 30 मिलियन डीमैट खातों के साथ में है जो सक्रिय रूप में उपलब्ध है। तो आप देखें कि 10,000 से कम के आंकड़े हैं वो लगभग आपके यहाँ पर 70 मिलियन डीमैट खातों के साथ में है। इसका मतलब है कि जो डीमैट खातों में लेन देन हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा छोटे आप कह सकते हैं पूंजी के साथ में, ना कि बड़ी पूंजी के साथ। तो ये एक समस्या है जो शायद समय के साथ साथ दूर हो पाए। इसी के साथ साथ आप देखें कि जब हम बात करते हैं कि कुल मिलाकर लगभग 92.1 मिलियन डीमैट खाते थे, तो वहां पर भारत में आप देखें केवल 10% जनसंख्या ऐसी है जहां पर माना जाता है कि 25,000 रुपये प्रतिमाह, या अगर हम देखें तो वार्षिक रूप में 3 लाख रुपए से कम। तो भारत में 90% आबादी ऐसी है जिसकी मासिक रूप में इनकम आप 25,000 रुपये या सालाना 3 लाख से कम कह सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आप कह रहे हैं कि सालाना 3 लाख से कम आमदनी है, तो ये निवेशक जो आपके हैं, क्योंकि 90% एक बड़ी जनसंख्या का भाग है, इनके पास उतना बचत या उतना कह सकते हैं पूंजी नहीं है कि डीमैट खातों के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश कर सकें। तो यहाँ पर यही पॉइंट मेंशन किया जा रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे 30 मिलियन एक तरह से खाते हैं जो सक्रिय रूप में यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनमें 10,000 रुपये से जब लेन देन की बात कर रहे हैं तो वो केवल क्या है, कुल खातों का यहाँ पर कितना है भाई 100 मिलियन है, कितना है ये आपका 30 मिलियन। तो ये स्थिति दिखा रही है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर अभी धन पूंजी निवेश के रूप में अर्थव्यवस्था में नहीं जा रहा है, और कारण ये है कि लोगों की आय के स्तर में वो वृद्धि नहीं है। तो डीमैट खाते जरूर बढ़े हैं, लेकिन सरकार को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि लोगों की बचत या आय के साधन अगर बढ़ेंगे तभी बढ़े हुए डीमैट खातों का लाभ है वो अर्थव्यवस्था को मिलेगा। क्योंकि अगर मेरे पास पूंजी नहीं है तो डीमैट खाता खोल कर भी हो सकता है बहुत मामूली से शेयर में मैं लेन देन करूं, मैं बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश ना करूं, क्योंकि मेरे पास उतनी अतिरिक्त पूंजी नहीं है। तो बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, लोगों की आय या आय के जो साधन है या जो बचत की स्थितियां वो बढ़नी चाहिए।
यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक आंकड़ा काफ़ी प्रोत्साहित करने वाला है कि जून के अंत में आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि मई में लगभग 13 मिलियन खुदरा निवेशकों ने कारोबार किया। तो यह आंकड़ा दिखा रहा है कि लगभग 13 मिलियन जो निवेशक हैं वो अलग अलग तरीके से निवेश कर रहे हैं। अगर हम केवल मई के आंकड़ों की बात करें तो डीमैट खातों की स्थिति जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी आप देखें 13 मिलियन एक्टिव रूप में किसी महीने में निवेश कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से जो डीमैट खाते उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये संख्या बढ़ाने का और तरीका क्या है? आप लोगों की आमदनी और बचत की स्थितियां बढ़ाइए। तो केवल डीमैट खाते अगर बढ़ते हैं तो ये निवेश के बढ़ने की स्थितियों को जरूर दिखाता है, लेकिन वास्तविक रूप में लोगों की आय और बचत अगर बढ़ेगी तो हमें डीमैट खातों की जो बढ़ने की स्थिति है उसके वास्तविक लाभ अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ेंगे। इस चर्चा के आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम देखते हैं। डीमैट खातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बीएसई में ट्रेडों के लिए पहली बार डीमैट खाता प्रणाली शुरू की गई थी। ट्रेडों के लिए अगर हम बात करें यानी शेयरों के लेन देन के संदर्भ में, तो अभी हमने चर्चा किया था बीएसई नहीं, 1992 में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा, एक निवेशक को एक से अधिक डीमैट खाते खोलने की अनुमति है। अभी हमने देखा कि किस तरह से 6 करोड़ लोगों के द्वारा 10 करोड़ डीमैट खाते खोले गए हैं। तो यह अनुमति जरूर है। पहला गलत है, दूसरा सही, यानी उत्तर हमारा बी केवल 2 सत्य है। अगले समाचार को देखते हैं और ये आईपीएफ यानी अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा कर रहा है। देखिए, अगर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो ये किसी तरह का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ये प्रशांत महासागर के कुछ देशों को इकट्ठा करके व्यापारिक स्थितियों में एक तरह से सुधार करने के लिए है, और ये प्रमुख रूप से आप देखें यूएसए के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत के द्वारा जो इस समझौते के अलग अलग भाग हैं उनमें से प्रमुख रूप से आप देखें कुछ हिस्सों से भारत बाहर रहेगा। तो भारत के द्वारा यह कहा गया है कि खासतौर से जो डिजिटल रूप में एक तरह से प्रक्रिया है वहां पर भारत एक तरह से अलग अपने आप को रखेगा। तो हम देखते हैं कि यह समझौता किस रूप में आगे बढ़ रहा है और इसके आगे बढ़ने के कारण क्या है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि इस तरह का कोई भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक में कोई आर्थिक फ्रेमवर्क बढ़ रहा है तो भारत उसमें भागीदारी भी कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं कर रहा है। तो कारण क्या है? पहला प्रमुख रूप से देखें कि इसके अस्तित्व में आने के कारण क्या है। तो अगर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें या प्रशांत महासागर के इलाके को देखें तो आर्थिक रूप में प्रमुख रूप से 2 बड़े कह सकते हैं आर्थिक समझौते यहां पर सक्रिय रूप में लागू हैं। पहला अगर हम देखें आरसीपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये अगर हम देखें तो ये 15 सदस्यों का है। यहां पर भारत भी शामिल था यानी 16वां सदस्य भारत था, लेकिन भारत ने अपने आप को आरसीपी में से बाहर कर लिया, कारण यहां पर चीन उपस्थित था। तो अगर भारत आरसीपी समझौते में रहता, अब देखिए आरसीपी समझौते की बात करें तो ये जो ऑरेंज कलर का ब्लॉक है इसमें आरसीपी के सदस्य हैं यानी चीन, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, साथ साथ साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया। प्रमुख रूप से आरसीपी का मतलब है कि 10 यहाँ पर आसियान के देश यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहाँ पर आसियान के प्रमुख रूप से आप देखें 10 देश शामिल हैं, साथ साथ देखें तो 5 देश और शामिल हैं जो चीन के रूप में हैं, साथ साथ दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आसियान प्लस 5 देशों का यह समूह है आरसीपी। भारत भी था लेकिन अपनी व्यापारिक चिंताओं के कारण जो चीन से हो सकती हैं, क्योंकि अगर भारत में आरसीपी में रहता तो चीन के जो सस्ते आयात हैं वो भारत के बाजार में और पहुंचते, क्योंकि ध्यान रखें भारत और चीन का कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, लेकिन आरसीपी का लाभ उठाकर चीन भारतीय बाजार में और अपना प्रभाव बढ़ा सकता था। तो इसीलिए घरेलू अपने उत्पादकों को बचाने के लिए भारत आरसीपी से बाहर हो गया। अब अगर हम बात करें प्रमुख रूप से यहाँ पर जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, आप देखें इस तरह की अंतर प्रशांत महासागर की जो पार्टनरशिप है उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप देखें प्रशांत महासागर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया उन सभी के साथ सीमा बनाता है। तो प्रशांत महासागर के दोनों जो छोर है वहां के देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए यह तंत्र काम कर रहा है। इसमें 11 देश शामिल हैं और मजे की बात है कि इसमें यूएसए भी शामिल था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका इससे बाहर निकल गया। तो अमेरिका अब एक तरह से टीपीपी में शामिल नहीं है। 11 देश आप देखिए तो इसमें कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली की बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कनाडा, मैक्सिको आपका उत्तर अमेरिका, और आप देखें यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, ये इसमें एक तरह से शामिल है। यानी आप देखें कि आरसीपी के बहुत सारे सदस्य वो टीपीपी में भी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं आईपीएफ की यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो प्रमुख रूप से यूएसए के नेतृत्व में प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आरसीपी में प्रमुख रूप से जो चीन है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा उसका प्रभाव है।
टीपीपी की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऐसा कोई प्रभाव किसी एक देश का नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से आप देखें इसमें अगर हम जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, उनका ज़्यादा प्रभाव है। जहाँ तक हम आईपीएफ की बात करें, ये प्रमुख रूप से ज़्यादा प्रभाव किसका है? अमेरिका का, क्योंकि उसी के नेतृत्व में यहाँ पर देशों को शामिल किया गया है। आप देखिए 13 देश कौन कौन है इसमें, यूएसए, इंडिया, साउथ कोरिया, ये देखिए ये जो रेड ब्लॉक है ये आईपीएफ के सदस्य हैं, यानी यूएसए, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसमें आप देखें फिजी ने भी अपने आप को शामिल किया है। आप देखें इसमें फिजी ने भी अपने आप को शामिल करने की घोषणा कर दी है, तो 13 से बढ़कर ये एक तरह से 14 हो गया है। तो यहाँ पर आप देखें सस्ता आगे बढ़ती रहेगी, वो आपको एक तरह से देखना पड़ेगा। और जब भी हम आगे चर्चा करेंगे साप्ताहिक आर्थिक सत्र, तो आईपीएफ का अगर विस्तार होता है, कोई एक कह सकते हैं आधिकारिक समझौता हस्ताक्षर किया जाता है, तो हम डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये समझौता अमेरिका का एक तरह से जवाब है प्रशांत महासागर में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, या वहां पर उसकी व्यापारिक स्थितियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आप देखें सामरिक रूप में तो क्वेड नाम से एक जो संगठन है वो पहले से अस्तित्व में है, जिसमें अमेरिका देखें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ सहयोग कर रहा है। तो आईपीएफ में आप देखें कि यहाँ पर जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और भारत भी है, और यूएसए तो इसका नेतृत्व कर ही रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्वेड के देशों को यहाँ पर शामिल किया गया आईपीएफ में, और ये व्यापारिक रूप में अब चीन को काउंटर करने का काम करेगा। लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से स्तंभ रखे गए हैं, प्रमुख इसके जो 4 भाग हैं, उसमें से कुछ को लेकर भारत विवाद की स्थितियों में है, और इसीलिए भारत उसमें एक तरह से आना नहीं चाहता है। जहाँ तक हम आईपीएफ की बात करें तो पहली बार अक्टूबर 2021 में जो हमारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था, वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इसके बारे में कहा गया था। और फरवरी 2022 में आप देखें व्यापक रूप में इसके संदर्भ में व्हाइट हाउस में घोषणा की गई थी कि ये आगे विस्तारित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, प्रमुख रूप से आप देखें कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि 4 प्रमुख स्तंभ है जिसको आधार बनाकर वैश्विक स्तर पर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, वहां पर आर्थिक क्रियाओं को मजबूत किया जाएगा। क्योंकि इसमें जब भारत शामिल हो जाता है तो इंडो पैसिफिक कहीं ना कहीं अपने आप नाम आ जाता है। तो यहां पर आप देखें इसके 4 प्रमुख जो भाग हैं, जैसे पहला है कनेक्टेड इकोनॉमी, यानी आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं। इसमें यह कहा गया है कृषि, जलवायु, पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, श्रम, व्यापार सुविधा और पारदर्शिता, इन नियमों को एक तरह से आप देखें 7 अलग अलग उप विषय में बांट दिया गया है। तो कनेक्टेड अर्थव्यवस्था का मतलब ये 7 अलग अलग विषय हैं जिनमें जितने भी सदस्य देश हैं 13 वो मिलकर काम करेंगे और इसमें एक तरह सुधार के लिए प्रक्रियाएं करेंगे। भारत अगर हम देखें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस रूप को लेकर पूरी तरह से बहुत स्वीकार्य नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि उसका मानना है कि यहाँ जो मानदंड होंगे वो अमेरिका थोड़े कह सकते हैं उच्च स्तर पर बनाएगा, और डाटा को लेकर स्थितियां थोड़ी सी यहाँ पर भारत के लिए सुविधाजनक नहीं है। क्योंकि आप देखें हम डाटा संरक्षण को लेकर अपना स्वयं बिल लाने वाले हैं, तो डाटा कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो मान लीजिए कोई कंपनी भारत में काम कर रही है और डाटा अमेरिका में ले जा रही है, तो अगर हम इस समझौते में शामिल हो जाते हैं तो डाटा अमेरिका में जो स्टोर किया जाएगा हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो डाटा संरक्षण बिल है वो इस तरह की अनुमति शायद भविष्य में न दे। तो भारत का कहना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो स्थितियां हैं उसको लेकर वो बहुत सहज नहीं है, इसीलिए जो 4 स्तंभ है उसमें से ये जो भाग है वहां पर उसके लिए समस्याएं बनी हैं। जहां तक हम बात करें लचीली अर्थव्यवस्था यानी फ्लेक्सिबल इकोनॉमी, तो आपूर्ति श्रृंखला की बात करें उसको लेकर, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में जो कमी है वो सबसे बड़ी समस्या चीन के कारण थी। तो चीन से अलग हटके आपूर्ति श्रृंखला में ये जो 13 प्रमुख देश हैं, फिजी को शामिल करके हम 14 कह सकते हैं, उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। यानी अलग अलग आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति चीन से हो रही है, जिसके कारण चीन वैश्विक स्तर पर एक अपना प्रभुत्व बना रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक तरह से आपूर्ति श्रृंखला के लिए काम करने वाला तंत्र होगा, जो दूसरा पिलर है। तीसरा स्वच्छ अर्थव्यवस्था, हम 2030 तक की बात कर रहे हैं सतत विकास लक्ष्यों की, और इसमें आप देखें स्वच्छ ऊर्जा, डिकार्बनाइजेशन यानी जो कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया उनको लिमिट करना, उनको सीमित करना, और बुनियादी ढांचे एक तरह से विस्तारित करना। यानी बुनियादी ढांचे की जो स्थितियां हैं, जैसे हम ऊर्जा उत्पादन की बात करें वहां पर स्वच्छ ऊर्जा के साधन बनाना, या जैसे हम बात करते हैं सार्वजनिक परिवहन, तो वहां पर भी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके हम जो सार्वजनिक परिवहन है उसको मजबूती प्रदान करें। लास्ट अगर हम देखें निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, यहाँ पर भ्रष्टाचार विरोधी और देखें कर मुद्दों को लेकर एक तरह से समाधान ये 14 देश मिलकर करेंगे। भारत एक तरह से यहाँ पर आप देखें शामिल है। प्रमुख रूप से आप देखें जो पहला स्तंभ है कनेक्टेड अर्थव्यवस्था, उसमें भारत थोड़ा सा असहज है, प्रमुख रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप को लेकर।
तो समस्या अमेरिका के द्वारा ये जो समूह बनाया जा रहा है, ये एक तरह से एक व्यापारिक स्थिति बन रही है IPF के रूप में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, उसमें मानक एक तरह से उच्च स्तर पर हो सकते हैं और हो सकता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी उस तरह के मानक के लिए तैयार ना हो, क्योंकि हम उस तरह की विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अभी नहीं है, अभी हम विकासशील देश से आगे के स्तर पर जा रहे हैं। तो ये मानक हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकते हैं। तो भारत इसीलिए कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर बहुत सहमत नहीं है। और जैसा मैंने बात करी डाटा सुरक्षा, कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का मतलब ये है कि डाटा का संरक्षण कहाँ पर होगा। अगर भारत में होता है, हमारे डाटा संरक्षण बिल के अनुसार शर्तें होती हैं, तब तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसके अनुसार IPF में नियम परिवर्तन किए जाएंगे क्या? अगर ऐसा होगा तो भारत को इसमें पूरी तरह से शामिल होने में कोई समस्या नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर IPF में अमेरिका किस तरह से आगे काम करता है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा विवादित एक तरह से बिंदु माना जा रहा है। अगले समाचार को हम देखते हैं और ये एक तरह से ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के संदर्भ में है। और आप देखें इसके संदर्भ में अभी हम अपने हाल फिलहाल के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देखें इस कर के संदर्भ में माना यह जा रहा है कि जो यूरोपीय संघ है वो एक तरह से यहाँ पर शामिल होने की प्रक्रियाएं कर रहा है। और 2023 में अगर हम देखें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये प्रक्रियाएं वैश्विक स्तर पर लागू की जाएंगी, जिसमें आप देखें तो जब हम वैश्विक प्रमुख रूप से बात करते हैं कि एक वैश्विक स्तर पर एक न्यूनतम निगम कर होगा, तो ये जो समझौता किया गया 2021 में अगर हम देखें, और ये OECD के नेतृत्व में प्रमुख रूप से किया गया था, जिसमें 136 देश शामिल थे। तो उसमें 2 पिलर थे। पहले पिलर में यह कहा गया था कि अगर कोई भी देश, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 20 अरब यूरो के आसपास का, अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा का उनका प्रमुख रूप से व्यापार होता है, तो उनका जो लाभ है, प्रॉफिट है, अगर 10% से ज़्यादा है तो उन्हें एक तरह से कुछ कर की स्थितियों में लाया जाएगा जिस देश में वो काम कर रहे हैं। और दूसरा पिलर ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई MNC या मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लीजिए उसका मुख्यालय USA में है, लेकिन उसका प्रमुख रूप से जो काम है वो भारत में भी फैला हुआ है, और भारत में मान लीजिए उसके द्वारा जो निगम कर दिया जा रहा है, जो कॉर्पोरेट टैक्स दिया जा रहा है, वो मान लीजिए 10% है। यहाँ पर न्यूनतम जो वैश्विक निगम कर की बात की गई है वो कितना है? 15%। आप भारत में कितना दे रहे हैं? 10%। तो आप पर अमेरिका में 5% अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है टॉपअप के रूप में, कि जिससे आपका 15% निगम कर वैश्विक स्तर पर न्यूनतम बन पाए। तो ये जो प्रक्रिया पिलर 1 पिलर 2 के माध्यम से की जा रही है, इसमें आप देखें यूरोपीय संघ एक तरह से पूरी तरह से शामिल होने की प्रक्रिया में जा रहा है। जबकि आप देखें यूरोपीय संघ का जो देश हंगरी है उसने इसके खिलाफ वीटो भी किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ इसमें शामिल होगा और 2023 से ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं। भारत आप देखें इसका विरोध कर चुका है, क्योंकि भारत शामिल जरूर है, जो 2021 में समझौता किया गया था 136 देशों का, भारत भी शामिल था, लेकिन भारत का यह कहना है कि कर के संदर्भ में जो स्थितियां हैं, कर लगाना है, हटाना है, वो सारा का सारा जो संप्रभु अधिकार है, सॉवरेन राइट है, वो भारत के पास होना चाहिए। इस तरह का अधिकार भारत किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता है। तो ये अगर स्थिति बनती है तो शायद इस समझौते में भारत के भाग लेने की जो स्थितियां हैं वो भविष्य में इस पर निर्भर करेंगी कि वो अपने यहाँ कर सुधार की स्थितियां करने के लिए स्वतंत्र रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। तो यूरोपीय संघ की मंजूरी कहीं ना कहीं ये जो हमारा ग्लोबल एक न्यूनतम निगम कर की बात कर रही है, इस प्रक्रिया को वैश्विक रूप में लागू करने के लिए कहीं ना कहीं काम आगे बढ़ सकता है। तो आप इसे ध्यान रखें। अगले यहाँ पर अपने समाचार को हम देखते हैं, और ये पूर्व पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, PIRP। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, CI, जिसको हम CIRP बोलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो प्री पैकेज, इसका मतलब क्या है? पूर्व पैकेज। देखिए, प्री पैकेज के संदर्भ में आप देखें भारत सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से ये जो प्रक्रिया है इसको अप्रैल 2021 में शुरू कर दिया गया था, पिछले साल, और लगभग आप देखें 1 साल से ऊपर समय होने वाला है। और ये जो प्री पैकेज की व्यवस्था है इसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, यानी अगर हम बात करते हैं MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो इकाइयां हैं, प्रमुख रूप से उनके लिए प्रारंभ किया गया था। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई को इसे प्रारंभ किया गया, और ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई भी MSME कंपनी है और 1 करोड़ तक का मान लीजिए उसके द्वारा कोई डिफॉल्ट किया जाता है, यानी कहीं पर मान लीजिए उन्होंने ऋण लिया था और 1 करोड़ तक का ऋण वो समय पर वापस नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ जो केस है वो PIRP में जा सकता है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। देखिए, दोनों में बड़ा अंतर क्या है। जब हम सामान्य प्रक्रिया की बात करते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो वहां पर यह होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, इसने हम मान लेते हैं SBI बैंक को ले लेते हैं कि यहाँ इन्होंने ऋण लिया था और ये समय पर वापस नहीं कर पा रहे हैं, और ये ऋण एक तरह से बदल गया किसमें? NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, क्योंकि 90 दिन हो चुका है, ना तो मूलधन ना ब्याज, कुछ भी नहीं आया है।
तो ऐसी स्थिति में ये जो कंपनी है ये एक तरह से क्या कर सकती है, यानी इसने ऋण वापस नहीं किया है तो एसबीआई क्या कर सकती है, जो हमारा आईबीसी कानून है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो शोधन क्षमता और दिवालियेपन हमारी जो संहिता कानून है 2016 का, उसके अंतर्गत इस कंपनी पर केस फाइल कर सकती है। तो जब प्रक्रिया सामान्य तौर पर शुरू होती है तो ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर होता यह है कि जैसे ही एसबीआई केस करती है आईबीसी में, इस कंपनी का जो नियंत्रण है, जो प्रबंधन है या पूरा जो संचालन है, वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, उनके द्वारा एक तरह से किया जाएगा। यानी इस कंपनी के प्रबंधन से हाथ एक तरह से उनसे अलग कर दिए जाएंगे, वो प्रबंधन पर एक तरह से कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऋण वापसी के लिए हो सकता है कि आगे चलकर कंपनी को बेचा जाए, जो पैसा प्राप्त होगा उससे एसबीआई के लोन की भरपाई की जाएगी। तो ये प्रक्रिया आप देखें एमएसएमई के लिए बहुत बेहतर नहीं थी, इसीलिए सरकार ने एक कमेटी की सिफारिश के आधार पर, और ये आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रश्न है, आप लोगों को ये बताना है कि पिछले साल अप्रैल 2021 में जब भारत सरकार ने पूर्व पैकेज की ये प्रक्रिया को शुरू किया आईबीसी में, तो कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिश के आधार पर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू किया गया। तो जब हम कहते हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो ये एक तरह से देने के लिए कौन सी कमेटी की सिफारिश एक तरह से आई थी, तो आपको कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बताना है, यानी किनकी अध्यक्षता में वो कमेटी थी जिनकी सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लाया। अब यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए कोई एमएसएमई है, उसने मान लीजिए एसबीआई से ऋण लिया था, समय पर वापस नहीं किया, हम मान लेते हैं एमएसएमई कौन सी है, बी। तो यहाँ पर आप देखें कि सामान्य जो दिवालियेपन की प्रक्रिया है उसमें जाने से पहले इस कंपनी को कुछ मौके दिए जाते हैं कि भाई आप बैंक के साथ बात कर सकते हैं या अन्य जो कंपनियां जिन्होंने आपको ऋण दिया है उनसे आप बातचीत कर लें। और ये स्थिति जब शुरू होती है तो इस कंपनी का नियंत्रण किसी और को नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें पहले जो प्रक्रिया है उसमें कंपनी का नियंत्रण इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल उनको दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी स्वयं रूप में अपना काम संचालित करती है, प्रबंधन अपना काम लगातार वैसे ही करता रहता है। तो आप देखें अगर आपके ऊपर दिवालियेपन को लेकर एक तरह से कार्रवाई चल रही है, लेकिन आप अपनी कंपनी का संचालन स्वयं कर रहे हैं, तो आपके बारे में बाजार में कोई अफवाहें नहीं होती हैं, लेकिन पहले की प्रक्रियाओं में अफवाहें बढ़ जाती हैं क्योंकि कंपनी का प्रबंधन किसी और के हाथ में चला गया। तो ये बाजार में एक तरह से सूचना जा सकती है कि भाई कंपनी दिवालिया होने वाली है, बिकने वाली है, तो उनकी स्थिति और कमजोर हो जाती है। लेकिन एमएसएमई में ऐसा नहीं होता है, कंपनी का प्रबंधन उन्हीं के हाथ में रहता है, सारी प्रक्रिया सामान्य तौर पर संचालित होती हैं और कुछ समझौते के आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसी स्थितियां हैं कि प्रमुख प्रक्रिया शुरू हो उसके पहले यहाँ पर एक समझौता किया जाता है कि किस रूप में हम ये जो ऋण हमारा फंसा हुआ है एमएसएमई का, उसका अंतिम रूप में संचालन कर सकते हैं जिससे आपको ही फायदा हो और इस एमएसएमई कंपनी को बड़ा नुकसान ना हो पाए। तो ये प्रमुख रूप से आप देखें प्री पैकेज्ड जो रेजोल्यूशन की प्रक्रिया है वो एमएसएमई के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पर आप देखें 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और केवल 2 मामले हैं जिनका निपटारा किया गया है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सरकार जो सोच रही थी कि आगे बढ़ेगी या ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे एमएसएमई, वो नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लीजिए अगर हम इस कंपनी जो एमएसएमई बी है और बैंक अगर एसबीआई की बात करें, तो जिस एक तरह से समझौते की बात होती है कि ठीक है भाई मान लीजिए 1 करोड़ का ऋण है या मान लीजिए 90 लाख का ऋण है, आप हमें 60 लाख रुपए दे दीजिए और बचा हुआ भाग है वो आने वाले 3 साल में दीजिएगा। तो अगर आपका मान लीजिए 90 लाख का ऋण है और 90 लाख के ऋण पर प्रमुख रूप से आप कर क्या रहे हैं, आपने समझौता ये किया कि भाई ये बकाया जो ऋण है आप 60 लाख एक तरह से अभी दे दीजिए और बचा हुआ भाग आपको 3 साल में देना है। तो इस तरह का जब समझौता होता है तो आगे चलकर इस पर जांच हो सकती है और कई तरह के मामलों में जांच हुई भी है, जहां पर ईडी के द्वारा या अन्य जांच एजेंसियों ने यह पाया है कि जो कंपनियां हैं या जो बैंक है उनमें मिली भगत है। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये जो एमएसएमई को लेकर पिछले साल नया नियम लाया गया कि भैया आप प्री पैकेज के हिसाब से अपने जो भी ऋण खराब हुए उनका समाधान कर सकते हैं, वो विवादों में आ गया है क्योंकि बहुत सारे बैंक इसको लेकर पीछे हट जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम मान लीजिए कोई समझौता करते हैं और कुछ अपने ऋण वापस प्राप्त कर लेते हैं तो आगे क्या गारंटी है कि हमारे ऊपर जांच नहीं बैठेगी या हमारे जो निर्णय उसके ऊपर कोई जांच नहीं की जाएगी। इन प्रक्रियाओं के दबाव में कहीं ना कहीं जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ा है और आप देखें 1 साल से ज़्यादा समय में केवल 2 मामलों का निपटारा यहाँ पर किया गया है। जबकि अगर हम अलग अलग देशों में वैश्विक स्तर पर देखें तो प्री पैकेज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें एक लाभ ये है कि कंपनी अपना काम करती रहती है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का उद्देश्य यही है कि कंपनियां अगर ऋण के दबाव में हैं, समय पर ऋण नहीं दे पा रही हैं तो बंद ना हो, उनका काम चलता रहे और किसी तरह से उनकी ऋण अदायगी भी हम आगे पूरा कर पाएं और प्री पैकेज कहीं ना कहीं इसको सुनिश्चित करता है।
तो वैश्विक स्तर पर बहुत सफल है, भारत में सफल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी वित्तीय संस्थाएं जो ऋण यहाँ पर दे रही हैं, जिनके ऋण फंसे हुए हैं, उनको थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक कह सकते हैं प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ ऐसी जांच की स्थिति नहीं है, आपके जो निर्णय होंगे उनको पूर्ण रूप में लागू किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई वचनबद्धता सरकार की तरफ से दी जाती है तब हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, अन्यथा इसके बड़े पैमाने पर लाभ होने की संभावना कम दिख रही है। आप देख रहे हैं कि लगभग साल से ऊपर हुआ है, लेकिन केवल 2 मामलों का निपटारा किया गया है। इसके आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम देखते हैं। पूर्व पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया PIRP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसके तहत देनदार कंपनी का स्वामित्व खो देगा। गलत है। अभी हमने बात करी कि जो भी देनदार है, जो एक तरह से ऋण जिसने लिया हुआ है, वो एक तरह से क्या है, कंपनी का मालिकाना हक प्रबंधन अपने पास बनाकर रखता है, उसको हटाया नहीं जाता है, जैसा कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में सामान्य तौर पर होता है। तो पहला यहाँ पर आप देखें, गलत है। यह सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध एक आसान दिवाला समाधान है। सभी कंपनियां नहीं है, ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज यानी MSME के लिए सुविधा एक तरह से उपलब्ध है। तो आप देखें यहाँ पर दोनों विकल्प गलत है, यानी उत्तर आपका डी, ना तो 1 ना ही 2। अगले यहाँ पर समाचार को देखते हैं, और ये सामान्य तौर पर एक छोटी सूचना है आपके लिए। और अगर हम बात करें खुदरा मुद्रास्फीति, तो यहाँ पर खुदरा मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं वो एक तरह से भारत में आप देखें 7% से कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो ऊपर जा रहा है। प्रमुख रूप से अगर हम खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो खाद्य की स्थिति जो मूल्यों में वो बढ़ी है, और इसी कारण से जो हमारी खुदरा मुद्रास्फीति, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से निकालते हैं, ये आंकड़ा आप देखें 7% के ऊपर गया है। और भारत में अगर हम देखें तो हमें औसत रूप में 6% अधिकतम स्तर है जो बनाकर रखना है, यानी 2 से लेकर 6% के बीच में औसत कितना होना चाहिए, 4। ये मुद्रास्फीति की लिमिट है जो RBI को मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन आप देखें जिस तरह से खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़े हुए हैं, और खाद्य वस्तुएं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक बड़ा भाग बनाती हैं, तो अगर खाद्य वस्तुएं महंगी होती हैं तो इसका सीधा प्रभाव होगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ेगी। तो सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी ये है कि खाद्य वस्तुओं के मूल्यों को वो नियंत्रित करें। और आप देखें जैसे हमने बात करी कि जो टूटे हुए चावल का निर्यात रोक दिया गया, या अगर हम देखें तूर दाल को आवश्यक वस्तु में डाल दिया गया था, हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब सरकार के प्रयास जरूर हैं कि खाद्य वस्तुओं के मूल्य में थोड़ी सी गिरावट लाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर हम थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि RBI के द्वारा अगर हम देखें तो रेपो दर को बढ़ाकर बाजार से मुद्रा को हटाया जा रहा है, लेकिन उसका उतना प्रभाव अभी भी दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें अन्य प्रभावों पर एक स्थिति लाने के लिए अन्य प्रकार के जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे। खासतौर से खाद्य वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी एक तरह से हम मूल्यों को नियंत्रण यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें रिटेल इन्फ्लेशन के संदर्भ में, यानी अगर हम बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से एक प्रश्न आपके लिए है, और आपको ये बताना है कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात करें तो ये समझौता एक तरह से भारत सरकार और RBI के बीच में हुआ है, जिस आधार पर आप देखें मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण भारत सरकार ने एक तरह से दिया है किसको, RBI को। तो आप देखें लक्ष्य यह था कि 2 से लेकर 6% की लिमिट होगी, औसत 4% पर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति को बनाकर रखेंगे। ये समझौता आप देखें तो 2016 से लेकर 2021 के लिए लागू था। आपके लिए सवाल यह है कि ये जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, जिसमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण दिया गया RBI को लक्ष्य के रूप में, वहां पर ये 2016 से 21 का जो लक्ष्य है, नया जो लक्ष्य है 2021 से अगर हम 26 की बात करें, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन हुआ भी है कि नहीं हुआ है? जो भी आपका उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न है कि अगर हम प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की बात करें तो वो किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत में लागू किया गया? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये हमारा आज का साप्ताहिक आर्थिकी सत्र है, जहां पर हमने 10 सितंबर से 16 सितंबर 2022 के बीच में प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा करी। आपको अगर हमारी पहल पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं। साथ साथ जो दोनों प्रश्न मैंने पूछे हैं उसके उत्तर आप लोग देंगे। और पिछले हमने जो अपने वीडियो में प्रश्न पूछे हुए थे, मैक्सिमम बच्चों ने उसके सही उत्तर दिए हैं। खासतौर से अगर हम बात करें IFC के संदर्भ में, तो वहां पर आप लोगों के सभी के उत्तर सही थे। इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में जो भी हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर आप दीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइव रूप में देखिए। इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कीजिए। ये आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर।